गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों मुझे एक बार सब चैट में मार्क्स भेजो, आपके कितने कितने आए टेस्ट में, टोटल मार्क्स। जशन गुड। क्या भाई, ऐसा तो नहीं कि देखे ही नहीं? मुझे टोटल बताओ, मुझे फिजिक्स नहीं, टोटल। गुड कन्वल, वेरी गुड। लविश नाइस। बाकी लोग बताओ। सृष्टि, राजश्री। गुनीत, बहुत अच्छा। मैं पूछ रहा था कि मुझे स्कोर बताओ बच्चों, क्या आया है आपका। योग्यता। परविंदर, आपने तो शायद अभी दिया नहीं होगा, क्या दिया था? मोहकम सिंह, आपका क्या स्कोर रहा? किरणप्रीत, योगिता। अमन, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं ना आपको वैसे एक थोड़ा सा बताता हूँ, मतलब पेपर अटेम्प्ट करते हुए मतलब क्या ध्यान रखना है आपने। सी, ये जो सिस्टम है टेस्ट का, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने, एक तो ये है कि अगर आपने जैसे ही टेस्ट एक बार शुरू कर दिया, जो वो स्टार्ट टेस्ट का बटन है, वो आपने एक बार प्रेस कर दिया, तो उसके बाद आपका टाइम चलना शुरू हो गया। ठीक है? तो मतलब अगर आप अपना टेस्ट को बीच में बंद कर दोगे, ब्राउजर बंद कर दोगे, कंप्यूटर बंद कर दोगे, आपका टेस्ट तो चलता ही रहेगा टाइम। ठीक है? तो अगर ऐसा होता है कि इन बिटवीन कुछ लाइट जाती है या कुछ भी होता है, तो यू आर सपोज टू कंटिन्यू ऑन मोबाइल और एनी अदर डिवाइस। ठीक है? अगर आप लैपटॉप पे मान लो टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और उस टाइम पे अ, अगर इन बिटवीन आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद भी हो जाए, लेट से, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब इंटरनेट मतलब दोबारा आ जाए, तो बस आप उस टाइम पे अगर रिफ्रेश करोगे, ठीक है,
तो एज़ इट इज़ वहीं से आ जाएगा। हाँ, टाइम जो जाएगा वो जाएगा ही। अब एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, आप मतलब गूगल क्रोम यूज़ करो। नहीं क्वेश्चंस रिविज़िट करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं दिखते। नहीं दिखेंगे। चलो लेट्स डू वन थिंग। नहीं हरसिमरन आप लैपटॉप पे दे रहे थे या मोबाइल पे? आपका अच्छा बच्चों मतलब एज़ फार एज़ पॉसिबल यूज़ ब्रॉडबैंड, ठीक है? मोबाइल डाटा से मत दो। बेसिकली मोबाइल डाटा का जो सिग्नल होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता, वो चेंज करता रहता है इन बिटवीन। तो फिर हरसिमरन आपने क्या कहा कि नेटवर्क इश्यू कैसे? ਸਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈंने ਟੈਸਟ ਸਾਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ हुँ, ਤੇ हुँ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਟਨੀ, ਜੂਲੌਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 50 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। चलो ऐसा करते हैं बच्चों अ, इसका बेस्ट तरीका है कि मैं ना एक बारी एक आपके सामने ही एक मॉक टेस्ट ओपन करके आपको दिखाऊँगा सारे स्टेप्स। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं मतलब अगली क्लास तक एक मॉक टेस्ट रेडी रखूँगा और फिर वो मॉक टेस्ट आपके सामने ही अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि मतलब किस इश्यू में क्या करना है। ठीक है। ये बच्चों सबने कर लिया काम? डी पार्ट तक तो पहले ही कर लिया था हमने। अच्छा, आप कह रहे हो उससे आगे डिस्कस करना है, हाँ। हाँ बच्चों, ई पार्ट आज किया है सबने? आज पिछली बार की तरह तो नहीं है काम? अब तो बहुत दिन थे। हाँ बच्चों, ई पार्ट में बताओ डाउट्स। बच्चों 1 मिनट।
हाँ बच्चों, हाँ जी, इसमें बच्चों हम हाँ बच्चों, इसमें बताओ डाउट्स ई पार्ट में। ई से ही करना है ना हमें? बोलो भाई, डाउट्स। टेंथ तो मैंने करवाया था लास्ट टाइम। बच्चों जी पार्ट। उसके बाद मैंने क्या बोला था बच्चों, जी के बाद? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मुझे मैंने आपको बच्चों इनमें से कौन-कौन से पार्ट्स बोले थे करने को? एच, आई, सर जे डी में से के? सर डी डी ई तो हमारा हो गया था और जी और एच दिए थे सर एक्सरसाइज 01 की। जी और एच दिए थे ना? यस सर। ठीक है। हाँ जी, तो एच का जो थर्ड है बच्चों, उसमें हमें बेसिकली कहा है कि हमें 2 लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अनदर न्यूक्लियर, एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज़ कि इसमें जो देखो हमें क्या माइंड में रखना है कि बेसिकली जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो हमने पढ़ा था, दिस इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है? तो कोई भी रिएक्शन तभी हो रहा होता है अगर वो स्टेबल हो रहा हो। मतलब हम कह देते हैं एनर्जी रिलीज होना, तो एनर्जी रिलीज होना या स्टेबिलिटी आना एक ही बात होती है बच्चों। तो तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज में तो फॉर्म में डायरेक्टली तो है नहीं, तो अब उसको हम स्टेबिलिटी से कंपेयर कर लेंगे। स्टेबिलिटी किससे कंपेयर होएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। तो उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो क्या बन जाएगा बच्चों? सी बन जाएगा, कि उसकी जो मीडियम न्यूक्लियस बना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी?
सर पार्ट जी में से भी एक डाउट सर, सेकंड करवा हाँ दो। हाँ गुरबिनवल। सर ये मीडियम और लाइटर का क्या है सर? मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइट न्यूक्लियर कंबाइन करेंगे तो एक मीडियम साइज बन जाएगा न्यूक्लियस। सर तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और सारे न्यूक्लियस की एनर्जी अगर कंपेयर करें तो पर न्यूक्लियन ज्यादा निकलेगी। जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होएगी वो ज्यादा होएगी कंपेयर टू जो पहले वाले दो छोटे न्यूक्लियस थे। सर और डीप पोर्शन भी तो सही है। नहीं, इसमें लिखा है इज ऑलवेज रिलीज व्हेन टू न्यूक्लियाई आर कंबाइंड। मतलब यहाँ पे या तो लिखा होता स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई तो कोई दो ऐसे भी हो सकते हैं जो कंबाइन करते ही ना हो। ओके सर। सर सेकंड करवा दो जी का। हम्म। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में एनिहिलेट वन अनदर प्रोड्यूसिंग टू गामा रे फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो बच्चों एनिहिलेट का मतलब होता है खत्म कर देना। तो हम कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ ये इस तरीके का हुआ कि इन्होंने खत्म ही कर दिया एक दूसरे को। तो मतलब अब बेसिकली क्या हुआ कि जितना इनका मास था वो सारे का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब अगर एक फोटोन की एनर्जी ई है तो टोटल एनर्जी रिलीज हुई 2E, और 2E हो क्या गया 2mc²। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास भी m मान लें, इधर से पॉजिट्रॉन का मास भी m ही हो गया, सेम ही होता है। तो बाद में तो मास 0 ही हो गया, तो डेल्टा m जो है वो 2m के इक्वल हो गया। तो ये E हो गया mc²। तो बस यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास डाल देंगे AMU में, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। बच्चों वैसे इस क्वेश्चन में दी नहीं गई वैल्यू, बट एग्जाम में जैसे आपको कोई क्वेश्चन आएंगे तो सारी वैल्यूज दी होती हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, आगे बच्चों। एक्सरसाइज 1। ई पार्ट बच्चों। ई में कोई डाउट नहीं है बच्चों।
तो 14th क्वेश्चन देखो बच्चों, 14th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बच्चों इसमें हमें कहा है फोटोन ऑफ 10.2 कोलाइड्स विद हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इन इलास्टिकली। ये 10.2 का फोटोन है, ये क्या करेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहता, तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा और डी एक्साइट करके वो 10.2 का ही फोटोन रिलीज कर देगा। ये काम तो किया पहले वाले फोटोन ने। इसमें कोई डाउट बच्चों? और आप ये बात समझ रहे हो कि ये वही वाला फोटोन नहीं है जो हमने इंसिडेंट किया था। बेसिकली ये डिफरेंट फोटोन हो गया जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं वैसे बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद हमने बच्चों 15 वाला एक और फोटोन डाला। ये हमने बड़े अच्छे से लिखे थे सारे पॉइंट्स। जब हम 15 वाला फोटोन डालेंगे, उससे बच्चों क्या हो जाएगा? ये यहाँ इनइलास्टिकली लिखने का क्या मतलब है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि वो फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। फिफ्टीन वाले केस में बच्चों क्या होगा? हमें पता है कि इस केस में तो ये जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा, है ना? तो अब ये बाहर निकल जाएगा, तो 13.6 तो बाहर निकलने में निकल गई, लग गई। और काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? 15 माइनस 13.6 इक्वल टू 3.4, राइट? याद है ना बच्चों, हमने लिखे थे ना पॉइंट्स? तो 1.4 आएगा, यस। तो क्या आंसर हो गया हमारा? एक फोटोन 10.2 का और एक इलेक्ट्रॉन 1.4 का। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये बच्चों क्वेश्चन? मोकम सिंह, आप कुछ बोलते नहीं हो भाई, क्या चक्कर है? राजश्री, क्लियर हो गया? हाँ जी, आगे बच्चों। सर 17 और 19 भी गिरा दो। सेवनटीन्थ बिल्कुल जो हमने पिछली क्लास में 10th क्वेश्चन किया था वही है। सी
ये 6 है, हमें बीच वाली नहीं पता ट्रांजिशन, इसको कुछ भी n मान लो, आखिरी में तो 1 ही आएगी। तो यहाँ थोड़ी सी आप कैलकुलेशन और बचा सकते हो। कैसे? जैसे आपको पता है कि ये एनर्जी है -13.6 होएगी, ठीक है। 6 वाली जो एनर्जी है वो क्या होएगी, -13.6 अपॉन n², ये आप निकाल लोगे, ठीक है। मतलब -13.6 अपॉन 36 हो गया ये। तो बच्चों ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम बचाओ, तो ये कह दो आप अप्रोक्सीमेटली 0.5 है, -0.5। तो भाई ये गैप कितना हो गया बच्चों टोटल? 13.1 का, राइट। अब 13.1 में से हम टोटल 13.1 है, उसमें से हमें एक पता है कि एक 1.1 का निकला है, तो जो बचा दूसरा वही होगा। ये कितना हो गया, 12। तो 12 के आसपास वाला आंसर होना चाहिए। तो क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है जी। तो आप तो एग्जैक्ट भी बच्चों जान के मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, ये हमें देखना चाहिए। आगे बच्चों, सर 19 करा दो। 19th के लिए 18th देखते हैं। उसमें क्या है, ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड इन विच द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंजेस बाय 2। और आपको बताना है कि विजिबल में होनी चाहिए। तो बच्चों हमें पहले ही पता है कि कौन सी सीरीज होती है विजिबल में, बाल्मर सीरीज, ठीक है। और हमें ये भी बता दिया कि हमें वो वाले केसेस लेने हैं जहां पे 2 से चेंज आ रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब हमें बाल्मर सीरीज बनानी है जहां पे 2 से चेंज आ रहा हो। तो वो क्या हो गए, एक 2 से 4 होएगा, तो 1/4 -1/16 हो गया। आप यहां से निकाल लो क्या वेवलेंथ बनती है, ठीक है। तो इनफैक्ट यही एक पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, क्योंकि बाल्मर है, 2 से डिफरेंस होना चाहिए, तो वो 2 से 4 वाली ट्रांजिशन ही हो सकती है, और तो कोई हो ही नहीं सकती।
आगे बच्चों। बच्चों और कोई क्वेश्चन? सर पार्ट जी में है। हाँ जी, जी पार्ट। सर फोर्थ, सर डेंसिटी कैसे सेम करती है फिर? ये हमने पढ़ा था ना कि कोई भी न्यूक्लियस हो, उस डेंसिटी सारे न्यूक्लियस की सेम होती है। ओके सर। मतलब ये तो इन्होंने अभी कहानी लिखी है, कुछ भी हो, नहीं जितने सर भी हमने वर्ल्ड में न्यूक्लियाई हैं, सबकी डेंसिटी सेम होती है। ओके सर। सर पीछे मैं पढ़ा था अभी वो मीडियम न्यूक्लियस वो तो बाइंडिंग एनर्जी कम ज्यादा होती है। ओके सर। एच पार्ट बच्चों। सर 11th। ये एच में बच्चों 10th और 11th देखो। ये ना बच्चों मैं फर्स्ट भी आपको एक बार अभी बता रहा हूँ, मैं ऑल द सिलेबस में नहीं है, बट चलो मैं एक चीज बता दूंगा ताकि आपको बिल्कुल मतलब वो खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। इसे 10th क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस गिवन दिस। तो इसमें क्या है कि आप वो रिएक्शन सोचोगे, ये न्यूक्लियस कैसे बनेगा अगर हम 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो ये नाइट्रोजन बन जाएगा। तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे भी दिया होना चाहिए। हम बाइंडिंग एनर्जी अब निकालेंगे कैसे, वही डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस जो मास हमें गिवन है, ये वाला जो भी है, दिस इंटू सी स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पे जो चीज मिसिंग थी बच्चों वो क्या थी कि मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस नहीं गिवन थे, वो तो जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन है, उससे ही आप पिक कर सकते हो। ठीक है, और मतलब पेपर में हमेशा गिवन होंगे वो। सर ऐसे आंसर नहीं आ रहा सर, निकाला था ऐसे सर। देखो आएगा सर 931 रखा था, तब भी नहीं आएगा क्या 931 क्या? सर, सी स्केयर की जगह पर। हाँ वो तो ठीक है, हाँ 931 ही डालना। ये ऐसे बन गया ना 1.009 इंटू 7 प्लस 1.008 इंटू 7, ये कितना बन गया? ऊपर वाली टर्म बन गई 7.063, ये बन गई 7.056, इनको ऐड करो 9, ये इतना बन गया। इसमें से हम सर ये कैसे लिखा 1.001 इंटू 7? ये 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखना था ना हमें। सर हमें कौन सा गिवन है, मतलब यही दोनों को 7 कॉमन लेकर और बस न्यूक्लियस का मास डाल देना है। न्यूक्लियस का कौन सा मास? सर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ हाँ वो तो एक ही बात है, मतलब नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे डालोगे? नहीं सर 7 इंटू हमने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है, तो सर हाँ मास और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो हमें गिवन नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा था ना कि जैसे मैंने पीछे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन से ले लिया कि ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में हमेशा। ओके ओके सर।
तो ये सब ट्रैक करो, ये जो टर्म आएगी इसको 931 से मल्टीप्लाई करो, उससे आंसर आ जाएगा। ओके सर। ऐसे ही अगर हम 11th क्वेश्चन देखें, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। हाँ, बस इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की जगह ये Fe वाला कैसे बनेगा कि भाई 26 प्रोटॉन्स हो गए, 28 न्यूट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही वो Bi वाला कैसे बनेगा, 83 प्रोटॉन्स और जो भी न्यूट्रॉन्स बने वो माइनस करके। ठीक है, आगे बचो। सर 14। हाँ 14th में अभी यही कराने लगा था, ये हो जाएगा अभी। इसके अलावा बताओ, उसी में ही रेस्ट मास एनर्जी भी कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था सर एक, आपने क्या बताना है? हाँ वो वही है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे ना एक छोटा सा नोट कर लो। वैसे बाइंडिंग एनर्जी मतलब कट चुका है, बट चलो जरा सही है तो हम लिख लेते हैं। बच्चों क्या होता है कि एक पॉइंट तो ये कि ये जो टर्म है वो डायरेक्टली हमें स्टेबिलिटी बताती है, जो हमने आज बात की थी। मतलब अगर हमें कंपेयर करना हो, बच्चों अभी ना एक ये दिस इज एक्सपेक्टेड कि 10th दिसंबर को कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है। तो अभी तो जो गेस है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई सिलेबस है, बट वो जैसे एनटीए ने डायरेक्ट किया है कि भाई सारे स्टेट बोर्ड्स का कंपेयर करके बताओ। तो मैं आपको उसके बाद एग्जैक्टली बताऊंगा, मतलब अभी मैं आपको फिर बताऊंगा फिर कुछ और हो जाए। तो राइट नाउ हम जो फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की जो डिडक्शन है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों ये स्टेबिलिटी वाला क्या पॉइंट हो गया कि मतलब अगर आपको कोई भी दो न्यूक्लियाई को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो वो पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब बच्चों अगर हम जितना हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ग्राफ बनाएं बिटवीन ए मतलब मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो ना कि ट्रेंड्स की बात करते हैं हम कि पीरियोडिक टेबल में मास नंबर बढ़ने पे क्या होगा एंड सो ऑन। तो ऐसे ही ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ होता है, दिस अप्रोक्सीमेटली टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस। मतलब ये इस तरीके का होता है जिसमें कि इसकी पीक जो आती है वो 56 पे आती है। तो मतलब ये आयरन बन गया। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि मीडियम साइज न्यूक्लियाई सबसे स्टेबल है। ठीक है जी, इसीलिए बच्चों ऐसा है कि जो बहुत बड़े न्यूक्लियाई हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं,
जो बहुत छोटे न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन कर जाते हैं। मतलब टेंडेंसी ये है कि मीडियम की तरफ जाया जाए। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया कि आयरन सबसे स्टेबल है। तो गुरुकन्वल जो आपने लिखे हैं उनका जनरली कुछ भी नहीं होता, मतलब ना फिशन होता है ना फ्यूजन होता है, वो स्टेबल रेंज है। अच्छा, और बच्चों इसी टर्म को, मतलब एक जो हमने ऊपर लिखा था ना कि ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, इसको आपको ख्याल होगा मैंने क्या बताया था, इसको ही हम क्यू वैल्यू कहते हैं, इसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, इसी को ही एक और नाम भी हम कहते हैं एज रेस्ट मास एनर्जी। नहीं, मतलब रेस्ट मास एनर्जी डेल्टा एम को नहीं, एम सी स्क्वायर को कहते हैं। मतलब अगर किसी न्यूक्लियस का मास आपको गिवन है तो जो रेस्ट मास एनर्जी है वो बन जाती है एज एम सी स्क्वायर। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो न्यूक्लियस पूरे का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो मतलब आप ये समझो बच्चों कि जो Q वैल्यू होती है वो तो एक रिएक्शन की होती है, ठीक है ना। जो रेस्ट मास एनर्जी है वो किसी भी एक न्यूक्लियस की है, पूरा, मतलब उसका अगर दिस इज विद द अजम्पशन कि अगर वो पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे मतलब मान लो आपको अपनी रेस्ट मास एनर्जी निकालनी है तो उसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपका मास है मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर। हाँ बच्चों, इसमें कोई भी डाउट, ये क्लियर हो गया आप कंप्लीटली। सृष्टि आप कहाँ थे बीच में? नहीं, दूसरी सृष्टि, सृष्टि सृष्टि जो है। सृष्टि, अच्छा ठीक है। सर हाँ जी, सर कैसे, अगर कैसे बताया आपने, अगर अपना जैसे एनर्जी निकाली है तो अपने मास से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें सर। हाँ मतलब अगर कोई भी मास है उसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल गिव यू द रेस्ट मास एनर्जी। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? आपको डाउट तो नहीं है बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड?
बच्चों मेरा ना जो बेटा है वो ही इज़ 7 इयर्स ओल्ड। तो मतलब जैसे उनकी भी ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो स्कूल की, तो आजकल उनके स्कूल में मतलब टेस्ट्स चल रहे हैं। तो मैंने सोचा यार अब क्या ऑनलाइन में क्या टेस्ट होगा, जो चीटिंग की होगी। मतलब उनके कौन से एमसीक्यू वाले टेस्ट होते हैं अभी, उनको तो अभी सिंपल सिखा रहे हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स हो गए या कुछ भी, या स्पेलिंग्स हो गए छोटे-मोटे। तो मैंने कहा इसमें क्या ऑनलाइन क्या ही टेस्ट ले लेंगे, अभी खूब भर-भर के चीटिंग हो ही जाएगी, बच्चे ही देख लेंगे। तो देखो कैसे-कैसे स्कूल ने मतलब इम्प्रूवमेंट्स की, मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ। जैसे शुरू में तो क्या हुआ कि जैसे सबने म्यूट रखा होता था, जैसे अभी आप सबने भी रखा हुआ है, तो शुरू में तो क्या हुआ कि एक दिन टीचर ने कोई मतलब पेरेंट गलती से अनम्यूट पे रह गया, तो टेस्ट चल रहा था, तो सुन रहा है सीधा कि वो अपने बच्चे को बता रहा था कि भई हाँ जी, कि बेटा इसका ये लिख ले, इसका ये लिख ले। तो जी उनको लगा कि ये तो बच्चे ऐसे चीटिंग कर लेते हैं। फिर उन्होंने मतलब ये रूल बना दिया कि टेस्ट के टाइम पे हर कोई अनम्यूट पे ही रहेगा, कि आप म्यूट कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद अगला उसमें क्या हुआ कि जैसे चलो ठीक है, अ, भई आप ओरली नहीं बता सकते, तो फिर उन्होंने जब ध्यान से मतलब वीडियो तो कंपल्सरी थी ही थी। तो उन्होंने फिर वीडियो को बाद में ऑब्ज़र्व किया, तो उसमें देखा कि कई बच्चे जैसे पीछे वाले पेजेस पलट के लिख लेते थे, या वही साथ में कोई बैठा है उसने बता दिया। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई फाइनल टेस्ट है, ये तो ऐवें ही जो कुछ पता नहीं क्या होते हैं पीरियोडिकल्स या जो भी, वो टेस्ट थे। तो स्कूल वालों को लगा कि अभी तो फिर चीटिंग हो रही है। तो तो बच्चों गेस करो, सोचो अब लेटेस्ट क्या मेथड निकाला होगा स्कूल वालों ने चीटिंग प्रिवेंट करने का? मतलब टेस्ट ऑनलाइन ही हो रहा है ज़ूम पे। कैमरा तो है ही, चलो वो तो ऑन है ही, रखना ही है। ओरल में भी बच्चे ये होता था कि इधर-उधर देख लेते थे थोड़ा-सा, कॉपी में लिखा हुआ है नीचे को देख लिया या कुछ। तो आज उनके टीचर ने क्या सिस्टम निकाला, जैसे उन्होंने बोला कि जैसे मेरे बेटे की टर्न आई कि भई रियांश अनम्यूट करो, चलो जी अनम्यूट हो गया। फिर कहा कि फेस बिल्कुल लैपटॉप के पास ले आओ। तो वो लैपटॉप के पास बिल्कुल स्क्रीन के पास मतलब फेस, और ये जैसे ज़ूम में फीचर होता है ना कि आप मतलब जिसको भी देखना चाहो उसी को फुल स्क्रीन पे देख लो। तो आई बिलीव मैम ने वही किया होगा, और फिर कहा कि चलो अब आईज़ बंद करो। तो आँखें बंद करवा के फिर ओरल टेस्ट लिया। मतलब ये इंश्योर किया कि सारा टाइम उसकी आँखें बंद थी। बड़ा सही लगा मुझे। वाईपीएस। मतलब मेरे साथ तो धोखा ही हो गया। मैंने तो ये सुना था कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ़ एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं। वो तो यार इतना सीरियसली पढ़ाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। उन्होंने तो मतलब बैंड ही बजा रखी है हमारी। ओके, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने सोचा था अगेन बच्चों हम मतलब ब्रॉड सीक्वेंस तो वही रखेंगे कि हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है। अब उसमें सेमीकंडक्टर्स करवाने में इश्यू ये है कि उसमें फिर बहुत सारे करंट के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते ही हैं। तो मतलब वो अगर किसी को नहीं आते होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो
तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी हम हीट से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और बहुत वेटेज है इस चैप्टर की, मतलब जो, तो रे ऑप्टिक्स भी कर सकते हैं। फ्रैंकली रे ऑप्टिक्स में थोड़ा ऐसा है कि अभी ना सिलेबस उन्होंने बड़ा अजीब से तरीके से कट किया हुआ है सीबीएसई ने, तो मैं उसकी वेट कर रहा था कि कुछ क्लैरिटी आ जाए। मतलब क्लियर नहीं हो रहा सिलेबस से। रिफ्लेक्शन ये भी लिखा हुआ है कि कट किया हुआ है, फिर ये भी लिखा हुआ है कि हाँ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आना भी चाहिए, तो बड़ा ही एम्बिगुअस है राइट नाउ। हाँ परसों आ जाएगा, बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। रे ऑप्टिक्स करना है क्या पहले? चलो वोट करो। अभी तक मेरे पास एक नो एक यस है, एक न्यूट्रल है। इंपॉर्टेंट भी दोनों ही है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह पाऊं। अरे किसी की तरफ तो हो जाओ, ये तो बिल्कुल ही न्यूट्रल चल रहा है, 0-0 चल रहा है स्कोर अभी। तो हीट ही जीत रहा है एक वोट से। तो कर लेते हैं हीट वाला पार्ट तो, एनीवेज जो पहले वाला पार्ट है वो तो बहुत छोटा था हीट का। ओके, तो बच्चों हीट चैप्टर का मतलब जो एडवांटेज है, एक तो ये है सबसे पहले कि मतलब इसकी वेटेज काफी ज्यादा है नीट के एग्जाम में। दूसरी बात ये बच्चों कि ये कोई पुराना कंसेप्ट नहीं यूज करता चैप्टर मोस्टली, मतलब पुराने चैप्टर्स में इसके कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, बट ये चैप्टर को समझने के लिए हमें कोई पुराने कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती है सच, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट? हीट क्या होता है बच्चों? बच्चों हम में से ना मैक्सिमम लोगों को हीट की डेफिनेशन गलत पता होती है। पता है हम ऐसे बोल देते हैं कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये गलत है बच्चों। या हम ये कह देते हैं कि हीट कुछ ऐसा है, मतलब एनर्जी विच इंक्रीजेस टेम्परेचर। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों। जैसे मान लो हम अपने दोनों हाथों को आपस में घिसते हैं,
तो थोड़े से गर्म हो जाते हैं हाथ, है ना? सर्दियों में तो हम स्पेशली ऐसा करते हैं। तो बच्चों गर्म कैसे हो गए? हमने क्या अपने हाथों को हीट एनर्जी दी? जब हम हाथों को मूव कर रहे होंगे तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे होंगे बच्चों? हम तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे होंगे ना? तो वो काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन भी गड़बड़ है। और कुछ सोच सकते हो बच्चों? तो चलो देखो बच्चों समझते हैं। अच्छा, जो समझने के लिए ये बताओ, वर्क क्या होता है? जो आपका क्लास 11th में होता है कि हम कहते हैं कि वर्क किया, उसका क्या मतलब होता है? मतलब उसका फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो हमें पता है कि एफ डॉट डी एस होता है। उसका मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे वर्क किया, तो मतलब क्या किया बॉडी ने? नहीं। देखो बच्चों क्या होता है, फिजिकली क्या मीनिंग होता है वर्क का? बच्चों अगर हमने किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को एनर्जी देनी है, मतलब हमने एनर्जी ट्रांसफर करनी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, ठीक है? तो इसके बच्चों दो तरीके होते हैं। इसका एक तरीका तो है वर्क करके, ठीक है? मतलब लेट अस से आप भाई एक जमीन पे कोई बॉक्स पड़ा है, ठीक है? अगर उस बॉक्स को आपने धक्का देना शुरू कर दिया, ठीक है? तो यस आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, उससे उस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट हुई, ये तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है? बट बेसिकली इस प्रोसेस में आपने किया क्या है? जब हम कहते हैं कि आपने इस बॉक्स के ऊपर वर्क किया है, उसका फंडामेंटली क्या मीनिंग है कि आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, आपने अपनी कुछ एनर्जी इस बॉक्स को दे दी, इसलिए वो बॉक्स अब मूव करना शुरू कर गया। बच्चों क्या ये बात समझ आती है? तो हमने जितनी एनर्जी ट्रांसफर की होती है उसकी वैल्यू होती है एफ डॉट टी एस, ठीक है? तो जब हम कहते हैं कि हमने वर्क किया, कुछ वर्क का फंडामेंटली मीनिंग है कि आपने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, ठीक है? इसीलिए वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी आती है। अब बच्चों एनर्जी ट्रांसफर का ही एक और तरीका है जिसमें आपको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी।
तो वो तरीका ये है कि आप सिंपली 2 बॉडीज लो, ठीक है जी, और उनके बस अलग-अलग टेम्परेचर्स कर दो, ठीक है, और कुछ ना करो आप। तो अगर आपने लेट्स अज्यूम कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अपने आप हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है बच्चों? तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसको हम कहते हैं एज हीट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब ये वो तरीका है जिससे कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट जैसे वर्क की कंडीशन क्या होती है कि भाई हाँ आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ऐसे ही हीट की कंडीशन ये होती है कि उन दोनों बॉडीज के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल थिंग अबाउट दिस चैप्टर, जो कि जनरली हमारे को मतलब नहीं क्लियर होता। ठीक है, इसको बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हो एक एग्जांपल से कि जैसे देर आर वेरियस वेज ऑफ मनी ट्रांसफर। अगर हमने आज किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मनी देनी है, तो व्हाट कैन बी द वेरियस वेज ऑफ मनी ट्रांसफर? मुझे कोई एग्जांपल दो बच्चों। व्हाट आर द वेज ऑफ मनी ट्रांसफर? यस, एक तरीका है बच्चों पेटीएम कर दो, करेक्ट। दूसरा तरीका है गूगल पे कर दो। तीसरा तरीका है ऑफ कोर्स कैश ही दे दो। चौथा तरीका हो सकता है आप चेक दे दो उसको, राइट। फिर आपने सुना होगा, ये बहुत सारे हैं ना, यूपीआई, यूपीआई आपने सुना होगा, फोन पे और ये सब कुछ। फिर एनईएफटी सुना हो सकता है आपने, आरटीजीएस सुना हो सकता है। तो ये क्या है? दीज आर वेरियस वेज विद विच यू कैन ट्रांसफर मनी। दिस इज नॉट मनी इटसेल्फ, राइट। एक कैश वाले केस को भूल जाओ आप, वो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया इस एग्जांपल में कि आप सीधा कैश ही दे सकते हो। इसके अलावा जो बाकी हैं वो मेथड्स हैं जिससे कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज नॉट मनी इटसेल्फ, है ना। हम ये तो नहीं कहते ना कि अगर कि मेरे पास 10 यूपीआई है या मेरे पास 50 गूगल पे है। भाई यूपीआई इज अ मेथड टू ट्रांसफर मनी, राइट। तो सिमिलरली बच्चों, हीट is a method of energy transfer. Heat is not energy itself, it is a method of energy transfer. और ये मेथड कब एप्लीकेबल है? जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है। तो जैसे अगर इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि जैसे अगर आपने किसी को पेटीएम करना है, तो उसकी क्या नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों के पास मोबाइल फोन होना चाहिए, दोनों का मोबाइल नंबर होना चाहिए,
ठीक है, तो ऐसे ही हीट की क्या कंडीशन है कि दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो बच्चों दो तरीके से हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है फोर्स लगा के, जो फोर्स लगा के एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस कर दो। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं एज हीट। तो इसकी अब हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर which takes place when there is a temperature difference between two bodies। बच्चों ये बात समझ आ गई? तो बच्चों इंटरेस्टिंगली हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशंस इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर हमें कहा जाए कि टेम्परेचर क्या है, तो एक तो मतलब बहुत देसी सी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस। दैट डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग, ठीक है, वो तो बिल्कुल जस्ट वैसी हमने बनाई हुई है। जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है टेम्परेचर की वो इसी से ही आती है बच्चों, कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जिसका अगर डिफरेंस हो इट रिजल्ट्स इन हीट ट्रांसफर, ठीक है। मतलब हम ऐसे डिफाइन करते हैं जो एक्चुअल डेफिनेशन है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी whose difference results in heat transfer between two bodies। हाँ जी बच्चों ये बात समझ आ गई? तो आप देख सकते हो कि ये दोनों डेफिनेशंस बच्चों इंटर रिलेटेड ही हैं। मतलब एक को डिफाइन करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी, राइट। मतलब बिना हीट के टेम्परेचर नहीं डिफाइन हो सकता, बिना टेम्परेचर के हीट नहीं डिफाइन हो सकती। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके तो बच्चों हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर? So we measure temperature using a thermometer।
अब बच्चों वी ऑल नो कि थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ऐसे अलग अलग स्केल्स होते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में बच्चों रिलेशन क्या होता है, हम कोई भी टेम्परेचर का स्केल कैसे बनाते हैं? हम बच्चों क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने कोई भी स्केल बनाना है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ऐसे बहुत सारे स्केल्स बन सकते हैं। तो कोई भी स्केल बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि आप अपने स्केल की लोअर लिमिट फिक्स कर दो एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और आप अपने स्केल की हायर लिमिट फिक्स कर दो एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और उनके हिसाब से बस इक्वल डिविजन्स कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस ने कह दिया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 0 बोल दो और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 100 बोल दो। ठीक है, तो बच्चों देखो एक बात, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? रादर उल्टा है, मतलब बेसिकली 100 इज दैट टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। समझ रहे हो? 100 तो हमने फिक्स किया है, 100 तो हमने नाम दे दिया उस टेम्परेचर को, हमने भी नहीं, रादर सेल्सियस ने वो नाम दे दिया। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो सिमिलरली केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने कह दिया भाई इसको 273 बोल दो, इसको 373 बोल दो। फ़ारेनहाइट ने क्या किया, उसने कहा कि इसको 32 बोल दो, इसको 212 बोल दो। ठीक है, तो दीज आर आर्बिट्ररी असाइंड वैल्यूज। तो बच्चों इन सब में रिलेशन क्या होता है? इन सब में बच्चों कोई भी स्केल हो, रिलेशन ये होता है कि उस स्केल ने जो रीडिंग ली माइनस उस स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट की रीडिंग है। सर यस, सर फ़ारेनहाइट का मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, जैसे कि ऊपर तो हमने 100 का डिफरेंस हमें पता ही है कि रखते हैं हम। नहीं नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, जो मर्जी रख सकते हो, मतलब आपको लगता है कि 10 का रखना है तो आप 10 का रख सकते हो। नहीं नहीं सर, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कह रहा हूँ सर। हाँ हाँ, मैं भी उन्हीं में ही कह रहा हूँ, सर ये तो हमने बनाया है कि भाई हाँ कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग में 100 का डिफरेंस रख दो। आप ये कह सकते हो कि नहीं मेरा तो कोई और स्केल है उसमें 500 का डिफरेंस है, बिल्कुल वही चीज फ़ारेनहाइट में हो भी रही है, आप देख सकते हो कि 180 का डिफरेंस है। यस तो मतलब ये डिफरेंस 100 का होना कोई जरूरी नहीं है, ये टोटली आपके हाथ में है। ओके सर। हाँ। तो बस कंडीशन ये है कि आपका जो भी स्केल हो, सारे स्केल्स
के लिए ये रिलेशन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर इसको मैं सेल्सियस के लिए लिखूं तो ये क्या बन गया, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। इसी को केल्विन के लिए लिखूं तो क्या बन गया, K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। इसी को फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे तो ये रिलेशन बन गया F माइनस 32। सर फॉर्मूला में T बॉइलिंग पॉइंट माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपने कोई भी रैंडम स्केल बना दें हम, XYZ स्केल, आप कह दो कि भाई मुझे तो उसकी लोअर वैल्यू को 45 बोलना है, उसकी अपर वैल्यू को कुछ भी 150 बोलना है। ठीक है, तो आपके स्केल के लिए क्या बन जाएगा ये, कि जो भी रीडिंग है बस ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक स्केल की रीडिंग को दूसरे स्केल की रीडिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, है ना? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। इस बार एक बार इसके नोट्स कर लेना रिवाइज जरूर, ठीक है, अगली क्लास से पहले। चलो ओके बच्चों, बाय।